नमस्कार। आज हम एक अहम विषय पर बात करने वाले हैं। जी। वो विषय जो भारतीय शासन व्यवस्था के बिल्कुल शिखर से जुड़ा है, यानी भारत का राष्ट्रपति पद। हमारे पास कुछ हाथ से लिखे नोट्स भी हैं जिनमें इस पद से जुड़ी खास बातें लिखी हुई हैं। बिल्कुल। और इन्हीं नोट्स के आधार पर हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के राष्ट्रपति असल में हैं कौन, संविधान में उनकी जगह क्या है, उनका चुनाव कैसे होता है, उनके पास शक्तियां कौन कौन सी हैं। अक्सर सुनने में आता है, आप भी जानते होंगे, कि ये पद बस एक रस्मी पद है, नाम मात्र का। पर क्या ये वाकई सच है? यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है। हाँ। तो चलिए इन्हीं नोट्स को खंगालते हैं, देखते हैं क्या कुछ पता चलता है। सबसे पहले ये समझना होगा कि संविधान के हिसाब से राष्ट्रपति का स्थान क्या है। हाँ। नोट्स में तो साफ लिखा है, राष्ट्र के प्रमुख मतलब हेड ऑफ स्टेट, देश के पहले नागरिक, और तो और हमारी सेनाओं के मतलब भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सुप्रीम कमांडर भी। हाँ, ये बिल्कुल सही है। और संविधान का अनुच्छेद 53 वो ये कहता है कि संघ की यानी केंद्र सरकार की सारी कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में ही होगी। सारी शक्ति? हाँ, अनुच्छेद तो यही कहता है, लेकिन यहीं पर एक पेच है जो बहुत जरूरी है और नोट्स में भी इसका जिक्र है। वो ये कि राष्ट्रपति अपनी ये शक्तियां आमतौर पर प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद की सलाह पर ही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। इसीलिए उन्हें नाम मात्र का प्रमुख या नॉमिनल हेड कहते हैं, जबकि असली कार्यकारी शक्ति, जिसे हम रियल एग्जीक्यूटिव पावर कहते हैं, वो तो चुनी हुई सरकार के पास ही होती है। यानी प्रधानमंत्री और कैबिनेट। बिल्कुल, ये हमारी संसदीय प्रणाली का कह सकते हैं एक मूल सिद्धांत है। समझ गया। मतलब एक तरफ संवैधानिक रूप से प्रमुख, दूसरी तरफ असली शक्ति कहीं और। खैर, अब ये बताइए कि इतने महत्वपूर्ण पद पर पहुंचने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए? नोट्स में अनुच्छेद 58 का जिक्र है। हाँ, योग्यताएं काफी सीधी और स्पष्ट हैं। पहली और सबसे जरूरी शर्त, उम्मीदवार भारत का नागरिक हो। अच्छा। और एक दिलचस्प बात इसमें यह है, नोट्स में भी इशारा है इसका, कि जन्म से ही नागरिक होना जरूरी नहीं है। हाँ? अगर किसी ने बाद में देशीयकरण मतलब नेचुरलाइजेशन से नागरिकता ली है, तो वो भी राष्ट्रपति बन सकता है। अरे वाह, ये तो अमेरिका से अलग है। वहां तो शायद पैदाइशी नागरिक होना पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल। अमेरिका में यह शर्त है, भारत में नहीं। और क्या शर्तें हैं? दूसरी शर्त है उम्र की। कम से कम 35 साल की उम्र होनी चाहिए। 35 साल, ठीक है। और वो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये भी जरूरी है। और एक और बात थी शायद, लाभ का पद। हाँ, ये बहुत अहम है। वो किसी लाभ के पद पर ना हो, मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ये लाभ का पद, इसका ठीक मतलब क्या होता है? नोट्स में तो बस इतना ही लिखा है। देखिए, मोटे तौर पर इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति केंद्र या राज्य सरकार के तहत कोई ऐसा पद न धारण करता हो जिससे उसे तनख्वाह, भत्ते या दूसरी सुविधाएं मिल रही हों। अच्छा। इसके पीछे सोच यही है कि राष्ट्रपति पूरी तरह निष्पक्ष रहे, उन पर किसी सरकारी नौकरी का प्रभाव न हो। सही बात। हालांकि ये जानना भी जरूरी है कि खुद राष्ट्रपति का पद या उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या मंत्री का पद, इन्हें लाभ का पद नहीं माना जाता है। ओके। तो ये तो हो गई योग्यताएं। अब आते हैं चुनाव प्रक्रिया पर। ये मुझे हमेशा से थोड़ी जटिल सी लगती है। नोट्स कहते हैं ये अप्रत्यक्ष चुनाव है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। मतलब आम लोग वोट नहीं करते। बिल्कुल सही। आम जनता सीधे राष्ट्रपति को नहीं चुनती, उनका चुनाव एक खास निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज करता है। अच्छा। अनुच्छेद 54 में इसका पूरा ब्यौरा है। इसके पीछे एक सोच ये भी हो सकती है कि जो राष्ट्र का प्रमुख हो वो रोजमर्रा की दलीय राजनीति की खींचतान से थोड़ा ऊपर रहे। समझदारी की बात लगती है। तो इस निर्वाचक मंडल में होता कौन कौन? विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के। हाँ जी, सभी राज्यों के। और सिर्फ राज्य ही नहीं, बल्कि दिल्ली और पुडुचेरी, ये जो केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ विधानसभाएं हैं, उनके भी निर्वाचित सदस्य इसमें वोट डालते हैं। वाह, तो ये निर्वाचित शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ नोट्स में भी इस पर जोर दिया गया है। मतलब जैसे राज्यसभा में वो 12 सदस्य होते हैं ना, कला, साहित्य, विज्ञान वाले, वो वोट नहीं करते। एकदम सही पकड़ा आपने। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बारीकी है, मनोनीत सदस्य वोट नहीं करते। ठीक है। और चुनाव की जो प्रणाली है वो भी थोड़ी खास है। इसे कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और इसके साथ होती है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट या एसटीवी।
और वोटिंग गुप्त होती है, सीक्रेट बैलेट। ये एकल संक्रमणीय मत सुनने में ही जटिल लगता है। इसका कोई खास कारण है क्या? हाँ है। बिना ज्यादा तकनीकी बारीकियों में जाएं, इसका सीधा सा मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा वोटों का सही इस्तेमाल हो, वो बेकार न जाएं और जो जीते उसे वाकई में व्यापक समर्थन हासिल हो। अच्छा, कैसे? इसमें वोटर क्या करता है, वो अपनी पसंद के उम्मीदवारों को वरीयता देता है। मतलब पहली पसंद कौन, दूसरी कौन, तीसरी कौन, ऐसे। इससे छोटे दलों और राज्यों के वोटों का भी वजन बना रहता है और प्रतिनिधित्व संतुलित होता है। अच्छा, ये तो हुई वोटिंग की बात, लेकिन उम्मीदवार बनने के लिए भी तो कुछ करना पड़ता होगा, फॉर्म वगैरह भरना। हाँ, औपचारिकताएं हैं। जो भी व्यक्ति उम्मीदवार बनना चाहता है, उसके नामांकन पत्र पर यानी नॉमिनेशन पेपर पर कम से कम 50 सदस्य जो निर्वाचक मंडल के हों, वो प्रस्तावक यानी प्रपोजर के तौर पर दस्तखत करें। 50? और 85 सदस्य अनुमोदक यानी सेकेंडर के तौर पर। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। मतलब कुल 100 लोग चाहिए। जी हाँ, ये शर्त इसलिए है ताकि सिर्फ गंभीर उम्मीदवारी चुनाव में खड़े हो ऐसी कोई भी ना आ जाए। सही है। और साथ में 15,000 रुपए की जमानत राशि, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करनी होती है। 15,000। अच्छा, यहीं पे एक बात याद आई, नोट्स में शायद नहीं है ये, पर नीलम संजीव रेड्डी जी का नाम सुना है? वो शायद अकेले थे जो बिना विरोध के चुने गए। हाँ, बिल्कुल सही। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो निर्विरोध मतलब अनअपोज्ड चुने गए थे। उनके खिलाफ कोई दूसरा उम्मीदवार खड़ा ही नहीं हुआ। ये वाकई एक अनोखी बात है भारतीय राजनीति में, है ना? अच्छा, मान लीजिए चुनाव हो गया पर उस पर कोई विवाद खड़ा हो गया, कोई कह दे कि चुनाव में धांधली हुई है या कुछ गड़बड़ है, तो फिर फैसला कौन करेगा? इसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के पास है। केवल सुप्रीम कोर्ट? जी हाँ। संविधान का अनुच्छेद 71 साफ कहता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े जितने भी संदेह या विवाद होंगे, उनकी जांच और फैसला केवल सुप्रीम कोर्ट ही करेगा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी होगा, फाइनल। ठीक है, ये भी स्पष्ट हो गया। चलिए अब कार्यकाल की बात करते हैं। नोट्स के हिसाब से 5 साल के लिए चुने जाते हैं राष्ट्रपति। हाँ, सामान्य तौर पर कार्यकाल 5 साल का ही होता है पद ग्रहण करने की तारीख से। लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो पूरे 5 साल पद पर रहे हैं। कार्यकाल पहले भी खत्म हो सकता है। अच्छा, कैसे? इसके 3 मुख्य कारण हो सकते हैं। 1, दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो जाए पद पर रहते हुए। हाँ, नोट्स में 2 नाम हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। जी हाँ, ये 2 राष्ट्रपति थे जिनका निधन कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। दूसरा कारण है कि वो खुद ही त्यागपत्र दे दें, इस्तीफा दे दें। वो इस्तीफा किसको देते हैं? वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। उपराष्ट्रपति को। ठीक है। और तीसरा तरीका है महाभियोग, इम्पीचमेंट, यानी संसद द्वारा एक विशेष प्रक्रिया के तहत उन्हें पद से हटाया जाना। अच्छा, तो अगर मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दे दें तो पद खाली हो जाता है, फिर क्या होता है? ऐसी स्थिति में या किसी और वजह से भी अगर राष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाए तो उपराष्ट्रपति जो होता है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर काम संभालते हैं। हाँ, नोट्स में कुछ नाम हैं जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम किया। वीवी गिरी, एम हिदायतुल्लाह, बीडी जत्ती। बिल्कुल। और एम हिदायतुल्लाह वाला केस तो और भी दिलचस्प है। वो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, सीजीआई थे, जब उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति बनना पड़ा था। सीजीआई ने राष्ट्रपति का काम किया? जी हाँ, कुछ समय के लिए, क्योंकि तब उपराष्ट्रपति का पद भी खाली था। गजब। खैर, अब आते हैं महाभियोग पर। ये शब्द ही बड़ा भारी भरकम लगता है। अनुच्छेद 61 कैसे काम करती है ये प्रक्रिया? महाभियोग देखिए वाकई एक बहुत ही गंभीर और कह सकते हैं जटिल प्रक्रिया है। इसे अर्धन्यायिक यानी क्वाजी जुडिशियल भी कहा जाता है। अर्धन्यायिक? हाँ, क्योंकि इसमें संसद जांच भी करती है और फैसला भी सुनाती है, कुछ अदालत की तरह। और ये सिर्फ एक ही आधार पर शुरू हो सकता है, संविधान का उल्लंघन यानी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, सिर्फ संविधान का उल्लंघन। और इसे शुरू कौन कर सकता है? इसे शुरू करने की पहल संसद का कोई भी सदन कर सकता है, लोकसभा भी, राज्यसभा भी। कोई भी सदन? क्या आसानी से शुरू हो जाता है ये? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत मुश्किल है। जिस भी सदन में इसे शुरू करना है, पहले तो उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों को एक प्रस्ताव पर दस्तखत करने होते हैं। 1/4 सदस्य? जी, और ऐसा प्रस्ताव लाने से कम 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित नोटिस देना भी जरूरी है। उन्हें बताना पड़ता है कि आप पर यह आरोप है और हम महाभियोग ला रहे हैं। 14 दिन का नोटिस? ठीक है। फिर पास कैसे होता है ये प्रस्ताव?
यहीं पर असली चुनौती है। मान लीजिए लोकसभा में प्रस्ताव आया, तो पहले लोकसभा को अपनी कुल सदस्य संख्या के, ध्यान दीजिएगा, कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से इसे पास करना होगा। 2/3 टोटल मेंबरशिप का, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये साधारण बहुमत नहीं है, विशेष बहुमत है। बहुत मुश्किल होता है इसे हासिल करना। जब एक सदन इसे पास कर देता है, तब ये प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है। फिर दूसरा सदन क्या करता है? दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है या करवाता है। वो एक कमिटी बना सकता है और इस जांच के दौरान राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का, अपनी सफाई देने का पूरा हक होता है। वो खुद आ सकते हैं या अपने किसी प्रतिनिधि को भेज सकते हैं। अच्छा, उन्हें अपना बचाव करने का मौका मिलता है। जी हाँ, और अगर जांच के बाद दूसरा सदन भी पहले सदन की तरह ही अपनी कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पास कर दे, तो उसी क्षण से राष्ट्रपति को पद से हटा हुआ मान लिया जाता है। बाप रे, दोनों सदनों में 2/3 बहुमत, ये तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। शायद इसीलिए आज तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा नहीं। सही कह रहे हैं आप। प्रक्रिया इतनी कठोर है कि इसका इस्तेमाल शायद ही कभी हो पाए। नोट्स में एक और अजीब सी बात लिखी है कि महाभियोग में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, जबकि चुनाव में वोट नहीं डालते वो। हाँ, ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है, पर ये सच है। संवैधानिक व्यवस्था यही है। चुनाव में सिर्फ निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं ताकि जनता का प्रतिनिधित्व हो, लेकिन जब राष्ट्रपति को हटाने जैसा गंभीर कदम उठाया जा रहा हो, तो शायद ये सोचा गया कि पूरी संसद, जिसमें मनोनीत सदस्य भी शामिल हैं, उसकी राय ली जानी चाहिए। ये तर्क हो सकता है। अच्छा, क्या कोई व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है? नोट्स में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम है। हाँ, भारत में अनुच्छेद 57 ये कहता है कि कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति पद के लिए फिर से चुना जा सकता है। कितनी भी बार? जी हाँ, कोई सीमा नहीं है, कोई रोक नहीं है संविधान में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे, वो 2 बार चुने गए और पूरे 2 कार्यकाल यानी 1950 से 1962 तक राष्ट्रपति रहे। ये भी अमेरिका से अलग है, वहां तो शायद 2 बार की लिमिट है। बिल्कुल, अमेरिका में अधिकतम 2 बार ही बन सकते हैं। भारत में ऐसी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, अब जरा शपथ, सैलरी और घरवर की बात कर लें। शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को? राष्ट्रपति जब अपना पद संभालते हैं, तो उससे पहले उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI के सामने शपथ लेनी होती है। CJI के सामने? हाँ, और अगर मान लीजिए CJI किसी वजह से उपस्थित नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जो भी सबसे सीनियर जज होंगे, वरिष्ठतम न्यायाधीश, वो शपथ दिलाते हैं। इसका जिक्र अनुच्छेद 60 में है। ओके, और सैलरी? नोट्स में लिखा है 5 लाख रुपए महीना। जी हाँ, वर्तमान में उनका वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह है और ये टैक्स फ्री होता है। टैक्स फ्री? हाँ, और ये वेतन भारत की संचित निधि, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पर संसद में वोटिंग नहीं होती। ये इसलिए ताकि राष्ट्रपति की स्वतंत्रता बनी रहे, वो किसी पर निर्भर ना हो। अच्छा, और रहने की जगह? राष्ट्रपति भवन? जी, उनका आधिकारिक निवास नई दिल्ली में स्थित भव्य राष्ट्रपति भवन है। नोट्स में इसके आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस का नाम भी है। बहुत ही शानदार इमारत है। हाँ, सुना है। और वो मुगल गार्डन भी वही है ना, जिसका नाम अब बदल गया है? बिल्कुल, उसी परिसर में है। अब उसका नाम अमृत उद्यान हो गया है। सही। चलिए बातें हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, राष्ट्रपति की शक्तियां और उनके काम, पावर्स एंड ड्यूटीज। नोट्स में कई तरह की शक्तियां बताई गई हैं। सबसे पहले कार्यकारी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स। हाँ, अनुच्छेद 53 हमने देखा था, कहता है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में है। असलियत में इसका मतलब ये है कि भारत सरकार के जितने भी काम होते हैं, औपचारिक रूप से, मतलब ऑफिशियली, वो राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। अच्छा। वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। किसे? आमतौर पर उसे जो लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता हो। और फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर बाकी मंत्रियों की नियुक्ति भी करते हैं। ओके, और इसके अलावा बहुत सारी महत्वपूर्ण नियुक्तियां राष्ट्रपति करते हैं, जैसे राज्यों के राज्यपाल, भारत के अटॉर्नी जनरल, CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी इलेक्शन कमिश्नर, UPSC के चेयरमैन और सदस्य, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन और सदस्य। अरे बाप रे, लिस्ट तो लंबी है। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं।
और हमारी तीनों सेनाओं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के प्रमुखों की नियुक्ति भी उन्हीं के द्वारा होती है। वाकई में ये तो बहुत सारी अहम नियुक्तियां हो गई। मतलब सरकार चलाने वाले लगभग सभी बड़े पदों पर नियुक्ति राष्ट्रपति के हाथ में है, भले ही सलाह पर हो। बिल्कुल। अब बात करते हैं विधायी शक्तियों की, लेजिस्लेटिव पावर्स। संसद से जुड़े क्या अधिकार हैं उनके पास? हाँ, ये भी जरूरी है। विधायी क्षेत्र में भी राष्ट्रपति की भूमिका कम नहीं है। वो संसद का सत्र बुलाते हैं, जिसे कहते हैं समन करना, सत्र खत्म करते हैं, जिसे कहते हैं प्रोरोग करना, और लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। लोकसभा भंग अपनी मर्जी से? नहीं, आमतौर पर प्रधानमंत्री के सलाह पर ही करते हैं, या फिर अगर सरकार विश्वास मत खो दे और कोई और सरकार बनने की संभावना न हो तब। अच्छा। वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग भी बुला सकते हैं। ये तब होता है जब किसी साधारण बिल पर लोकसभा और राज्यसभा में सहमति नहीं बन पाती, गतिरोध हो जाता है। और वो हर साल भाषण भी देते हैं ना संसद में? जी हाँ, हर आम चुनाव के बाद जो पहला सत्र होता है और हर साल का जो पहला सत्र होता है, उसकी शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही होती है। इसमें वो सरकार की नीतियों और योजनाओं का खाका पेश करते हैं। और जो बिल संसद पास करती है उसका क्या होता है? कोई भी बिल यानी विधेयक संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति, अपना असेंट नहीं दे देते, तब तक वो कानून यानी एक्ट नहीं बनता। तो क्या वो मना भी कर सकते हैं? हाँ, वो चाहे तो अपनी सहमति रोक सकते हैं, या फिर बिल को, अगर वो धन विधेयक यानी मनी बिल नहीं है, तो एक बार पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज सकते हैं। अच्छा, वापस भेज सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक बात है, अगर संसद उस बिल को दोबारा पास कर दे, चाहे उसमें बदलाव करे या ना करे, और फिर से राष्ट्रपति के पास भेजे, तब राष्ट्रपति को उस पर सहमति देनी ही पड़ती है। वो फिर मना नहीं कर सकते। तो आखिरी शक्ति तो संसद के पास ही हुई है एक तरह से, कह सकते हैं। लेकिन एक और खास विधायी शक्ति है राष्ट्रपति के पास। मान लीजिए संसद का सत्र नहीं चल रहा है, छुट्टी है, और अचानक देश में कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि तुरंत कानून बनाने की जरूरत पड़ जाए, तब क्या होगा? हाँ, तब क्या होगा? राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, अनुच्छेद 123। अध्यादेश, ये क्या होता है? अगर संसद सत्र में नहीं है और राष्ट्रपति को लगता है कि हालात ऐसे हैं कि फौरन कार्रवाई जरूरी है, तो वो एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये अध्यादेश बिल्कुल संसद के बनाए कानून की तरह ही लागू होता है और उतना ही शक्तिशाली होता है। अरे वाह, ये तो बड़ी पावर है। मतलब बिना संसद के ही कानून बन गया? हाँ, अस्थायी तौर पर। लेकिन इसकी भी सीमाएं हैं। क्या सीमाएं हैं? पहली बात तो ये कि अध्यादेश तभी आ सकता है जब संसद के दोनों सदन या कम से कम एक सदन सत्र में न हो। ठीक। दूसरी और सबसे अहम बात, जब संसद दोबारा बैठेगी तो उसके 6 हफ्तों के अंदर उस अध्यादेश को दोनों सदनों से पास करवाना जरूरी है। अच्छा। अगर 6 हफ्ते में पास नहीं हुआ तो वो अध्यादेश अपने आप खत्म हो जाएगा। 6 हफ्ते? जी। और राष्ट्रपति चाहे तो खुद भी किसी अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकते हैं। तो ये शक्ति असल में आपातकालीन स्थितियों के लिए है, न कि संसद को बाईपास करने के लिए। समझ गया। अब आते हैं न्यायिक शक्तियों पर, जुडिशियल पावर्स। नोट्स में अनुच्छेद 72 का जिक्र है, क्षमादान की शक्ति। हाँ, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति देता है, क्षमादान की शक्ति, पार्डनिंग पावर। क्षमादान मतलब माफ कर देना? हाँ, माफ करना भी शामिल है, लेकिन इसमें और भी चीजें हैं। वो किसी भी अपराध के लिए सजा पाए व्यक्ति की सजा को पूरी तरह माफ कर सकते हैं, जिसे पार्डन कहते हैं, या सजा को कम कर सकते हैं, जैसे मौत की सजा को उम्र कैद में बदल देना, इसे कम्यूटेशन कहते हैं। अच्छा। या सजा की अवधि घटा सकते हैं, जैसे 10 साल की कैद को 5 साल कर देना, इसे रिमिशन कहते हैं। या सजा की प्रकृति बदले बिना उसे कुछ समय के लिए टाल सकते हैं, खास परिस्थितियों में, जैसे गर्भवती महिला की सजा, इसे रिस्पाइट कहते हैं। या सजा के अमल पर अस्थायी रोक लगा सकते हैं, खासकर मौत की सजा पर, ताकि दया याचिका पर विचार हो सके, इसे रिप्रीव कहते हैं। बाप रे, मौत की सजा को भी माफ कर सकते हैं। ये तो बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी हुई। बिल्कुल, ये एक तरह से न्याय व्यवस्था में एक मानवीय पहलू जोड़ता है, एक सुरक्षा वाल्व की तरह काम करता है।
ये शक्ति उन सभी मामलों में लागू होती है जहां सजा या तो केंद्र सरकार के कानून के तहत मिली हो या मिलिट्री कोर्ट ने दी हो या फिर सजाए मौत हो। लेकिन क्या ये वो अपनी मर्जी से करते हैं? नहीं, ये शक्ति भी कार्यपालिका की है और इसका इस्तेमाल राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद यानी कैबिनेट की सलाह पर ही करते हैं। ठीक है। और आखिर में आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर्स, ये तो बहुत ही खास लगती हैं। हाँ, ये असाधारण परिस्थितियों के लिए ही हैं, जैसा नाम से ही जाहिर है। संविधान राष्ट्रपति को 3 तरह के आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है। 3 तरह के? जी, पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, जो अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। ये तब लगता है जब युद्ध हो या बाहर से कोई हमला हो या देश के अंदर ही हथियारों के साथ विद्रोह हो जाए, आर्म्ड रिबेलियन। अच्छा। दूसरा है राज्यों में राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल, अनुच्छेद 356। ये तब लगता है जब किसी राज्य में ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि वहां का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल पा रहा है, मतलब संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो। हाँ, ये तो काफी सुना है, प्रेसिडेंट्स रूल लग गया। बिल्कुल। और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, अनुच्छेद 360। ये तब घोषित किया जा सकता है जब राष्ट्रपति को लगे कि देश की वित्तीय स्थिरता या साख, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट, खतरे में है। वित्तीय आपातकाल ये कभी लगा है भारत में? नहीं, सौभाग्य से आज तक भारत में वित्तीय आपातकाल लगाने की नौबत नहीं आई है। अच्छा। और ये आपातकाल की घोषणा भी क्या वो कैबिनेट की सलाह पर ही करते हैं? जी हाँ, इन शक्तियों का प्रयोग भी मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर ही होता है। लेकिन ये शक्तियां देश की सुरक्षा, एकता और स्थिरता बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इन सारी शक्तियों को देखें, कार्यकारी, विधायी, न्यायिक, आपातकालीन, तो लगता तो नहीं कि राष्ट्रपति पद सिर्फ नाम मात्र का है। काफी अहम संवैधानिक जिम्मेदारियां इनके पास। बिल्कुल। नोट्स में कुछ और भी रोचक बातें थी, जैसे पहली महिला राष्ट्रपति, पहली आदिवासी राष्ट्रपति। जी हाँ, ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है। प्रतिभा पाटिल जी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी 2007 से 2012 तक। हाँ। और जो हमारी वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, जो 2022 में चुनी गई, वो इस पद पर पहुंचने वाली पहली आदिवासी महिला हैं और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। ये तो वाकई भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है, उसका समावेशी चरित्र दिखाता है। निश्चित रूप से। तो कुल मिलाकर आज हमने इन नोट्स के सहारे राष्ट्रपति पद के कई पहलू देखे। उनकी वो जो प्रतीकात्मक भूमिका है राष्ट्र के प्रमुख वाली, वहां से लेकर उनकी असली संवैधानिक शक्तियों तक। हाँ, और उनके चुनाव की वो अनोखी प्रक्रिया और हटाने की वो मुश्किल महाभियोग प्रक्रिया। बिल्कुल। तो संक्षेप में क्या कह सकते हैं, राष्ट्रपति की भूमिका क्या है आखिर? देखिए, संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि भारत का राष्ट्रपति भले ही रोजमर्रा के शासन में सीधे दखल ना दे, लेकिन वो हमारे संविधान का रक्षक है, देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है और कई मामलों में एक नैतिक शक्ति का केंद्र भी है। उनकी भूमिका खासकर संकट के समय में या जब राजनीति में अस्थिरता हो तब और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। वो एक तरह से ये सुनिश्चित करते हैं कि देश का शासन संविधान की पटरी पर ही चलता रहे। हाँ, और यहीं से एक सवाल या कई एक विचार मन में आता है, शायद हमारे सुनने वाले भी इस पर सोचें। हाँ, जरूर कहिए। कि हमारी जो ये संसदीय प्रणाली है, जहां हम जानते हैं कि असली ताकत तो चुनी हुई सरकार के पास है, प्रधानमंत्री और कैबिनेट के पास। हाँ। तो ऐसी व्यवस्था में एक ऐसे राष्ट्राध्यक्ष की जो सीधे जनता से नहीं चुना गया, अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया है और जिसे हम नाम मात्र का प्रमुख भी कहते हैं, उसकी वास्तविक अहमियत क्या है? अच्छा सवाल है। क्या वो वाकई सिर्फ एक रबर स्टाम्प की तरह है, जैसा कुछ लोग कह देते हैं, या उनकी भूमिका इससे कहीं ज्यादा गहरी है? खासकर सोचिए उन हालात में जब मान लीजिए चुनाव के बाद किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिला हो, त्रिशंकु संसद हो या देश किसी बड़े संवैधानिक संकट से गुजर रहा हो, तब क्या राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल करके, अपने पद की गरिमा का इस्तेमाल करके कोई निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं? कितनी? ये सवाल मुझे लगता है राष्ट्रपति पद की असली प्रासंगिकता पर सोचने को मजबूर करता है।